मैं चंद्रदेव यादव डीएवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने केमिकल काइनेटिक्स में कुछ टॉपिक पढ़ा था। आइए हम आगे से पढ़ते हैं। इसे हमें पढ़ना है अर्ध आयुकाल क्या होता है, हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ। इसे दर्शाते हैं टी हाफ से या टी 0.5 से, इसे दर्शाते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये वह समय अंतराल होता है जिसमें किसी पदार्थ की जो सांद्रता है इसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ऐसे कह दिए, या फिर आधी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। वह समय अंतराल जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। और इसे प्रदर्शित करते हैं टी हाफ या टी 0.5 से। अब देखते हैं शून्य कोटि के लिए क्या होगा अर्ध आयुकाल, ट्राई करते हैं शून्य कोटि के लिए। देखिए इसका समीकरण क्या होता है, शून्य कोटि का देख सकते हैं। शून्य कोटि का ये शून्य कोटि का समाकलित समीकरण क्या है, समाकलित समीकरण क्या होता है, समाकलित देख समीकरण ये क्या होता है, ये होता है एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A0 माइनस KT। अब क्या होना है, जैसे ये क्या है, एक्टिव मास ऑफ ए, ये है किसी टाइम टी पर सांद्रता। एक्टिव मास ऑफ A0 ये क्या है, किसी टाइम मतलब प्रारंभिक सांद्रता है, और टी क्या है, समय है, के क्या है, वेग स्थान है। तो हमें टी को करना है ये टी हाफ के बराबर अर्ध आयुकाल के लिए ना, और यहाँ पर जो एक्टिव मास ऑफ ए का मान आ जाएगा इसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी, ये हो जाएगा 5। यहाँ पर रख देते हैं, आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ A0/2 इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A0 माइनस KT हाफ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कर देते हैं KT हाफ इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A0 माइनस एक्टिव मास ऑफ A0/2। ए आ जाएगा यहाँ से T हाफ इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A0, यहाँ से आ जाएगी एक में से मिला के आ जाएगा इतना, के आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा फार्मूला। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये होता है फार्मूला, ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जो टी हाफ होता है शून्य कोट के लिए, वो अपकारक की सांद्रता की अनुक्रमानुपाती होता है। एक मिनट हाँ, अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपात होता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, या घटेगी तो भी घटेगा। ये है टी हाफ। और उसके बाद हम आ जाते हैं प्रथम कोटि के लिए, मिटा देते हैं।
तुम्हें ये फार्मूला याद होना चाहिए, शून्य कोट के लिए क्या है और ये इसके लिए क्या है। प्रथम कोट के लिए आधार कार्ड क्या होगा, प्रथम कोट के लिए आधार कार्ड। देखिए समाकलित बेस समीकरण क्या होता है, प्रथम कोटि का समाकलित बेस समीकरण। थ्योरी निकाल रहे हैं पूरा एक तरफ से। ये क्या होता है, के टी इक्वल टू 2.303 लाख बेस टन एक्टिव मास ऑफ A0/A, ये होता है। अभिव्यक्ति इक्वल टू टी हाफ पर, मतलब बात समझना, इसमें आधा मात्रा तक हो जाए तो कि मास ऑफ A क्या हो जाएगा, ये क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता की आधी होनी चाहिए ना, ये यहाँ पर रख देते हैं, हो जाएगा के टी हाफ इक्वल टू 2.303 लाख बेस टन एक्टिव मास ऑफ A0 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A0/2, तो 2 चला जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं ऐसे, ये आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303, ये क्या आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा A एक्टिव मास ऑफ A0 कट जाएगा, आ जाएगा लाख टू बेस टन, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ये 2.303 और लाख का मान ये कितना होता है, ये 0.3010 होता है अपान के, ये आ जाएगा यहाँ से टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ये 0.693 अपान के, ये होता है प्रथम कोट के लिए क्या है, आधार कार्ड। टी हाफ मतलब प्रथम कोट के लिए जो अलगाव होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, नियत होता है, वो कभी बदलेगा नहीं, आधार कार्ड प्रथम कोट के लिए। यही क्या है, प्रथम कोट के लिए आधार कार्ड, प्रथम कोट के लिए आधार कार्ड है। और ये क्या होता है, स्थिर होता है आधार कार्ड, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा कभी भी। ये है, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं छद्म प्रथम कोट की अक्रिया। छद्म प्रथम कोट की अक्रिया, या आभासी छद्म कोट की अक्रिया, आभासी प्रथम कोट, नॉन रियल या वर्चुअल कर देते हैं, वर्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये है। देखिए इसमें क्या होता है, कंपाउंड की जो मतलब अक्रिया की जो आणविकता होती है ये तो 2 होती है, लेकिन वह एक्चुअली प्रथम कोट की अक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, छद्म कोट की अक्रिया कहते हैं। फिर से क्या है, देखिए इस अक्रिया में जो है जो आणविकता होती है 1 से अधिक होती है, लेकिन वह जो है एक्चुअल में प्रथम कोट की अक्रिया होती है, ये कंडीशन है। परिभाषा क्या होगी, वह अक्रिया जिसकी आणविकता
एक से अधिक हो परंतु वह प्रथम कोटि की अफ्रिया हो, अर्थात कोटि 1 को कहते हैं, परंतु वह प्रथम कोटि की अफ्रिया हो, प्रथम कोटि की अफ्रिया हो, आभासी प्रथम कोटि अफ्रिया कहलाती है। आभासी प्रथम कोटि या छात्र प्रथम कोटि अफ्रिया कहलाती है। ये है एग्जाम्पल। क्या होता है? अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का जलकरण, अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का एथिल एसीटेट का जल अपहरण, ये देखिए रिएक्शन क्या है, या मेथिलफिट कर देते हैं बाद CH3COO C2H5 ये है, इसका जल अपहरण होगा। अम्ल की उपस्थिति में H+ की उपस्थिति में तो क्या होगा? तो यहाँ पर जल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, रिएक्शन ये इस तरह है, इस तरह हम क्या करेंगे, एक H दे देंगे, दूसरे को OH, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा H, ये हो जाएगा CH3COOOH प्लस C2H5OH, ये है। यहाँ बन जाएगा H कम तो OH बन जाएगा, ये है। अच्छा, इसकी जो आणविकता होती है कितना है, आणविकता क्या होती है, अफ्रिया को देखकर हम बता सकते हैं ना आणविकता कितनी है। स्टार्टिंग में गुणांक 1 है और 1 है, तो आणविकता हो जाएगी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। और कोटि क्या हो जाएगी इसकी, इसका जो वेग समीकरण होता है ये इस तरह होता है, R = K एक्टिव मास ऑफ CH3COO C2H5, ये है। और इसका पावर वर्क होता है ना, H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है अधिक मात्रा में होता है, एक्सेस में होता है ये जल, तो फिर इसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है जल, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या है, कोटि हो जाएगी 1, तो यह क्या होगी, आभासी या छात्र प्रथम कोटि की अफ्रिया होगी, ये है। इसके बाद आ जाते हैं टक्कर सिद्धांत पर। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं संघट्ट सिद्धांत क्या होता है, कोलिजन थ्योरी। देखिए हम सुनते हैं संघट्ट सिद्धांत में क्या कहा गया है। देखिए कोई इसमें कहा गया है, मतलब क्यों दिया गया है, पहले यह जो है किसी अफ्रिया की ताप पर निर्भरता को व्यक्त करने के लिए दिया गया है, मतलब ताप पर निर्भर होकर के अफ्रिया होती है या नहीं होती है, इसमें बताया गया है। तो ये अफ्रिया क्यों दी गई है, किसी अफ्रिया की ताप पर निर्भरता को व्यक्त करने के लिए दिया गया है। और इसमें जो है जो कहा गया है, मतलब कोई भी रासायनिक अफ्रिया तभी होती है जब जो है क्या होंगे, अधिकारक अणु आपस में टक्कर करेंगे, जब टकराएंगे तभी रासायनिक अफ्रिया होगी। अगला ऐसे जरूरी नहीं कि टक्कर होगी तो क्या होगी, रासायनिक अफ्रिया होगी, ये जरूरी नहीं है। जिन टक्करों के फलस्वरूप जो है रासायनिक अफ्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। जिनसे उत्पाद बन जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी टक्कर कहेंगे। और अगली बात है, प्रभावी टक्कर प्रदर्शित करने के लिए अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद है प्रभावी टक्कर की शर्तें, मतलब प्रभावी टक्कर कब से होता है। एक है ऊर्जा अवरोध और दूसरा है अभिविन्यास अवरोध। ये है, देखते हैं हम क्या है संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी।
संघट्ट सिद्धांत कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत कोलिजन थ्योरी, ऐसे टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, दर का टक्कर सिद्धांत या दर का टक्कर सिद्धांत। देखिए ये क्यों दिया गया है, किसी अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता को व्यक्त करने के लिए दिया गया है। किसी अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता को व्यक्त करने के लिए, निर्भरता को व्यक्त करने के लिए दिया गया है। दिया गया है। अब हम आ जाते हैं, ये नियम होता क्या है, इसके अनुसार क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट जो है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अपकारक अणु में परस्पर टक्कर के फलस्वरूप घटित होती है। मतलब जब अभिक्रिया तभी घटित होगी जब अपकारक अणु आपस में टकराएंगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया टक्कर के फलस्वरूप घटित होती है। अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर के फलस्वरूप घटित होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे नहीं कि टक्कर हो जाएगी तो फिर अभिक्रिया हो ही जाएगी, ऐसे नहीं है। बल्कि क्या होता है, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अगला है, देखिए प्रभावी टक्कर क्या होता है, जिनसे अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी टक्कर कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं से या जिन टक्कर के फलस्वरूप, जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में परिणत हो जाता है, फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में बदल जाता है, बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर कहते हैं। और प्रभावी टक्कर की शर्त क्या है, उसके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक होती है। अगला, प्रभावी टक्कर प्रदर्शित करने के लिए, प्रभावी टक्कर प्रदर्शित करने के लिए अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा कटा, एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए
इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं ETS से। देहली ऊर्जा थोड़ा आ नहीं रहा है, ये नीचे कट रहा है। तो इसे ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, चौथा पॉइंट है उसे ऊपर लिख देते हैं। प्रभावी टक्कर प्रदर्शित करने के लिए, प्रभावी टक्कर प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अणु के पास, करने के लिए अणु के पास या अभिकारक के पास, अभिकारक अणु के पास, अभिकारक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, के पास एक न्यूनतम ऊर्जा, एक न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? होनी आवश्यक है। इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया टक्कर सिद्धांत के 4 पॉइंट, ये हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टक्कर सिद्धांत में क्यों दिया गया है, ये यहाँ पे है 4 पॉइंट ये हैं इसके। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रभावी टक्कर की शर्तें। प्रभावी टक्कर की जो 2 शर्तें हैं, पहला है ऊर्जा अवरोध और दूसरा क्या है? अभिविन्यास अवरोध। ऊर्जा अवरोध क्या होनी चाहिए? यही देहली ऊर्जा, मतलब अणु के पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? देहली ऊर्जा के बराबर या इससे ज्यादा। और दूसरा कंडीशन क्या है इसका? ये है कि उसका जो अभिविन्यास होना चाहिए कारक अणु का, कुछ इस तरह होना चाहिए, फिगर में दर्शाते हैं। इसके बाद है प्रभावी टक्कर की शर्तें। प्रभावी टक्कर की शर्तें, कंडीशंस ऑफ ठट्टी कोलिजन। ये पहला है ऊर्जा अवरोध। तो ऊर्जा अवरोध में क्या है कंडीशन? मतलब प्रभावी टक्कर कब से होगा? जब उसके बाद देहली ऊर्जा होनी चाहिए, अभिकारक अणु के बाद देहली ऊर्जा होनी चाहिए, अभिकारक अणु के पास देहली ऊर्जा होनी चाहिए, देहली ऊर्जा कम से कम देहली ऊर्जा होनी चाहिए, देहली ऊर्जा होनी चाहिए। और इस ऊर्जा अवरोध को हम एक ग्राफ के द्वारा शो कर देते हैं, ऐसे देख लेते हैं। देखिए ये ग्राफ है, थोड़ा केयरफुली सुनना इसे। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की उन्नति या प्रोन्नति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ये इधर है। और इधर हम ऊर्जा एनर्जी में ग्राफ खींच रहे हैं। ये है, हम मानते कोई अभिक्रिया इस तरह हो रही है, A + B एरो C, ये कोई अभिक्रिया हो रही है। अब देखते हैं यहाँ होता क्या है। जैसे ये अभिकारक अणु है A + B, इसकी ऊर्जा इतना है, और जब उत्पाद बना है जिसकी ऊर्जा मान लेते हैं कितना है, ये इतना हो जाती है ऊर्जा। तो होता क्या है, A + B में अभिक्रिया तभी होगी जब इनकी जो ऊर्जा है देहली ऊर्जा के बराबर पहुंच जाए। तो कब ये संभव है? जब ताप बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, A + B ये अभिक्रिया करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तो क्या होगी,
एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इनकी ऊर्जा जो है देवी ऊर्जा के बराबर पहुंच जाएगी, निकल जाएगी। तो यहां से इस तरह जो है ये ग्राफ हम खींच देते हैं कुछ ये इस तरह। तो यहां पर ये कौन सी ऊर्जा है, ये पॉइंट ये है देहली ऊर्जा या ईडीएस से लिख देते हैं देहली ऊर्जा। ये पॉइंट है देहली ऊर्जा। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, या यहां लिख देते हैं सीधे सीधे, ये है ETH का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है। अच्छा यहां से देखिए ये अपकारक की ए और बी की औसत ऊर्जा है। तो इस अणु को यहां तक पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, ए प्लस बी को देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कुछ इस तरह कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, इतनी सी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। मतलब ए प्लस बी को सक्रिय होने के लिए मतलब देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक हुई है वो क्या है, ये इतना है, यहां से लेके इतना, इसे कहेंगे सक्रियण ऊर्जा EA से दर्शाते हैं। और ये अग्र क्रिया का है ए प्लस बी एरोसी का है, तो इसे EAF से दर्शा देते हैं, इतना ऊर्जा है। अच्छा यहां से सेम ऐसे यहां मान रहे हैं उत्पाद से बना है। अब देखिए ये इतना जो है इतना ऊर्जा यहां से लेकर यहां तक ये इतना ऊर्जा इतना सा, ये क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा ये होगी EA तो होगी सक्रिय ऊर्जा तो होगी, लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब C एरो A प्लस B का यानी EAB है ये। और इन दोनों का जो अंतर होता है मतलब इतना ऐसा उठाते हैं थोड़ा सा, मतलब ये इतना ये होता है डेल्टा H, मतलब कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन बराबर होता है ये EAB माइनस EAF, ये होता है ये इतना है डेल्टा H, मतलब इन दोनों का अंतर। उत्पाद अपकारक अणु की औसत ऊर्जा और उत्पाद की औसत ऊर्जा दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, या फिर दोनों की सक्रिय ऊर्जा का डिफरेंस ले लो, वैसे ये कहलाएगा एंथैल्पी परिवर्तन, ये होता है। तो अभी हमें बाद में सक्रिय ऊर्जा बताना होगी क्या होती है। तो ये होता है अपकारक अणु के पास बड़ी ऊर्जा होनी चाहिए, तो ये क्या होगी प्राइवेट टक्कर होगी या फिर क्या होगी। तो ऊर्जा अवरोध हो गया है। इसके बाद अगला है विन्यास अवरोध, दूसरा पॉइंट है अभिविन्यास अवरोध। ओरिएंटेशन रिस्ट्रिक्शन अवरोध ये है। तो ओरिएंटेशन के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी बाउंडेशन या ओरिएंटेशन, और ये है ओरिएंटेशन अवरोध, ओरिएंटेशन बाउंडेशन ये है। देखते हैं क्या है। तो मान लेते हैं A2 प्लस B2 ये रिएक्शन हो रही है और बन रहा है 2AB के लिए इनका विन्यास इस तरह होना चाहिए, इनका विन्यास इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। हम दिखाते हैं फिगर से, होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये है अपकारक का एक अणु है, एक अणु प्लस ये अगला B का अणु है, B का अणु है, B2 है ना। तो जब ये देखिए इस तरह जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगी, प्रभावी टकराएंगे, लाइक ये इस तरह हो जाएगी, ये एक जुड़ जाएंगे, ए भी बन जाएगा, फिर यहाँ भी दो बार ये बन जाएगा, ये ए बी अणु बन जाएगा, ये इस तरह से यहाँ बीच में लगा दें प्लस, कोई दिक्कत हो नहीं है, ये दो अणु का वही, तो ये हो जाएगा प्रभावी टक्कर। जब इस तरह का विन्यास होगा
तो क्या होगा, प्रभावी टक्कर होगा। अगला, यदि ये इस तरह हो, कुछ इस तरह से ए है, ए प्लस अगला बी है, बी अलग है, B2 इस तरह से है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, यानी ये टक्कर क्या है, ये अप्रभावी है, मतलब अक्रिया नहीं होगी। ये है अभिविन्यास और दोष। क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक। ये दो शर्तें हैं इसकी। अब हम आ जाते हैं इसमें जो परिभाषाएं बची हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। इसके साथ ले सकते हैं प्रभावी टक्कर की शर्तें क्या है। तो यहां तक ये संघट्ट सिद्धांत था। इसके बाद अब हम आते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, उसकी परिभाषा लिख देते हैं और चित्र से भी दर्शा देंगे सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा इसे ऐसे ही समझा लेना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे दर्शाते हैं E से, ये है। देखिए यहां पर था, पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। ये था प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यहां पर, और यहां पर था दर नहीं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इस तरफ था एनर्जी, ऊर्जा, ये था ए प्लस बी यहां पर। अगला यहां सी था, ये कुछ इस तरह ऐसे ग्राफ बना था, ये इस तरह सी। अब देखते हैं, देखिए ये क्या होता है, ये देहरी ऊर्जा होती है, ATH होती है। ये क्या है, यहाँ पर देहरी ऊर्जा है। तो देखते हैं पहले इसके पास ऊर्जा कितनी है भैया, इसके पास A प्लस बी के पास कुछ ऊर्जा होगी, और A प्लस बी को देहरी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा। किसी अभिकारक अणु को देहरी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये इतना आसान जो ऊर्जा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये सक्रियण ऊर्जा। अग्रक्रिया के लिए होगा A प्लस बी, उसी के लिए होगा ये सेम। ऐसे ये बैकवर्ड क्रिया के लिए ये इतना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक देहरी ऊर्जा। तो हम अब देख लेते हैं परिभाषा इसकी क्या है, इसे मिटा देते हैं। अभिकारक अणु को देहरी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए, देहरी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए, ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे E A से प्रदर्शित करते हैं। E सबस्क्रिप्ट में क्या है, सुपर स्क्रिप्ट होता है और सबस्क्रिप्ट। E A नीचे है ये,
से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? संकीर्ण ऊर्जा बराबर होती है देहली ऊर्जा से करना चाहिए, देहली ऊर्जा माइनस अपकारक की औसत ऊर्जा, देहली ऊर्जा माइनस अपकारक की औसत ऊर्जा, अपकारक अणु की औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा ये आ जाएगा E A इक्वल टू होता है ETH, ETH क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है, माइनस E माने की एवरेज होना चाहिए, ये होता है फार्मूला संकीर्ण ऊर्जा। इसके बाद हम आ जाते हैं ताप गुणांक क्या होता है, इसके साथ ले सकते हैं। ताप गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? देखिए हम क्या कर लेते हैं, दो ताप ले लेते हैं, एक ताप T ले लेते हैं और एक ताप क्या लेते हैं, यहाँ पर एक अभी रेगिस्तान था, बहुत पहले रेगिस्तान बड़ा होगा ना, हम क्या इस तरह जाते हैं ताप T पर, ताप T पर हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई क्रिया ताप T का रेगिस्तान क्या है, K है, और दूसरा ताप लेते हैं ताप T पर जो है रेगिस्तान कितना है, ये K है, और क्या होगा ताप T प्लस 10 पर रेगिस्तान कितना होगा, ये मान लेते हैं K, इसे T से दर्शाते हैं, इसे K T प्लस 10 मान लेते हैं। तो दोनों का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे, ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक। परिभाषा हम लिख देते हैं, ताप गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दस डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, फिर थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए ताप गुणांक का जो मान होता है ये नॉर्मली 2 होता है या 3 होता है, ज्यादातर अफ्रीका में 2 होता है, मतलब अफ्रीका 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे ताप तो क्या होगा, अफ्रीका की जो दर है या तो 2 गुनी हो जाएगी या तो फिर 3 गुनी हो जाएगी, नॉर्मली 2 गुनी होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ताप गुणांक का फार्मूला क्या होता है, K थीटा इक्वल टू K T प्लस 10, अगला है KT। KT क्या है, ताप T पर क्या है, वेग स्थिरांक, ताप T पर वेग स्थिरांक, और KT प्लस 10 क्या है, यह है ताप T प्लस 10 पर
ये डिग्री से नेगेटिव होना चाहिए। 10 पर वेग स्थिरांक डिफरेंस सेम ही आएगा, केल्विन में हो सकता है। ये है at the two different temperature interval of 10, the ratio of elastic constant is called temperature coefficient. It is denoted by theta. ये होता है थीटा इक्वल टू KT प्लस 10 अपॉन KT ये होता है। ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्हेनियस सिद्धांत पर। क्या होता है अर्हेनियस सिद्धांत? अर्हेनियस सिद्धांत अर्हेनियस समीकरण है, स्थानीय समीकरण ये है। अर्हेनियस ने क्या किया? अर्हेनियस समीकरण देखिए क्या होता है। अर्हेनियस समीकरण जो है स्वांटे अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और क्यों दिया है इसे? अपक्रिया की दर की ताप पर परिमाणात्मक निर्भरता को व्यक्त करने के लिए दिया है। मतलब इसका मतलब ये है अपक्रिया की जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा अर्थात दर का मान बढ़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, K को T के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसमें संबंध बता रहे हैं। तो दर की ताप पर परिमाणात्मक निर्भरता को व्यक्त करने के लिए यह समीकरण दिया गया है। इसे कह सकते हैं, यह समीकरण स्वांटे अर्हेनियस ने अपक्रिया की दर की ताप पर परिमाणात्मक निर्भरता की व्याख्या करने के लिए दिया है। और इस प्रकार है K इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपान RT। तो के क्या है यहाँ पर? वेग स्थिरांक है। A क्या है? आवृत्ति कारक गुणांक या अर्हेनियस गुणांक है। और E की पावर माइनस E अपान RT क्या होता है? सक्रिय अणु का अंश होता है, प्रभाव होता है। और ये इक्वल टू क्या होता है? संकीर्ण ऊर्जा। ये होता है अर्हेनियस समीकरण। अब हम आ जाते हैं अर्हेनियस समीकरण के लाभ रूप पर, लघुगणक रूप पर। देखिए क्या था अर्हेनियस समीकरण? अर्हेनियस समीकरण क्या होता है? ये होता है K इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपान RT, E A अपान RT। लघुगणक लेने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसी पर ले रहे हैं, हो जाएगा ln K या log K बेस इक्वल टू K log A e की पावर माइनस E अपान RT ये है log। तो log m इंटू log n तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log K बेस हो जाएगा log E A प्लस हो जाएगा log E की पावर माइनस E अपान RT ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log K बेस P और ये log A बेस E प्लस ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा? पावर है, पावर आ जाएगा log m की पावर n, तो n हो जाता है पहले, हो जाएगा माइनस E अपान RT ये इतना हो जाएगा। और यहाँ आएगा log E बेस E, इसका मान हो जाएगा 1। तो ये ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखे हैं, log E बेस E लिख देते हैं इतना। ये पावर जो है ये पहले आ जाएगा। तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो आ जाएगा। और ये काम करते हैं बेस 10 चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2.303 यहाँ पे आ जाएगा सभी।
आएगा 2.303 log के बेस 10 हो जाएगा 2.303 log a बेस 10 दोनों में संबंध होता है मतलब log a बेस इक्वल टू होगा इतने के 2.303 log a बेस 10 के माइनस ई ए अपान आर टी इंटू 1। इसका मान कितना होगा log a बेस से जिसका मान हो जाएगा 1। हम 2.303 से भाग देते हैं log a बेस 10 इक्वल टू हो जाएगा ये इतना log a बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 अपान आर टी। यहाँ पर क्या किए हैं 2.303 से पूरे में भाग दिए हैं। ये हो जाएगा लवगणक रूप। ये हम आ जाते हैं ग्राफ पर। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका हम क्या कर दे रहे हैं log k को हम दर्शा रहे हैं x अक्ष पर y अक्ष पर log k को हम दर्शा दे रहे हैं y अक्ष पर और 1/t को दर्शा दे रहे हैं x अक्ष पर। तो समीकरण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा log a बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर और यहां हो जाएगा एक्स। तो क्या है ये y इक्वल टू mx ये इसे इस तरह लिखते हैं माइनस ई ए अपान 2.303 और नीचे है r इंटू एक्स हो जाएगा ये और प्लस हो जाएगा log a y को ns प्लस c के फॉर्म में है ये और स्लोप क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम किसमें ग्राफ एक्स एक्स को किसमें दर्शाए हैं मैंने पार्टी को दर्शाए हैं हमारा पार्टी है इस तरफ और y पर log k को दर्शाए हैं तो log k ये हो गया बेस 10 यहाँ पे log k बेस 10 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव में जा रहा है ये जो है नेगेटिव में है इसका मतलब क्या है स्लोप नेगेटिव में है तो कुछ इस तरह होगा ग्राफ इस तरह पॉजिटिव में होता ग्राफ तो इस तरह ऊपर जाता तो ये इस तरह ग्राफ है और इसका जो स्लोप होगा यहाँ पर ये कितना होगा इतना ये मान आर टी। यहाँ पर क्या है ये पॉइंट जो है ये होगा log इतना ना y से कटा हुआ अंतःखंड है इतना है ये इतना है log के यहाँ तक log के इतना यहाँ पर log a बेस 10 है यहाँ पे और थीटा tan थीटा इक्वल कितना होगा यहाँ पर स्लोप प्रवणता tan थीटा इक्वल टू ये माइनस ई ए अपान 2.303 आर इतना क्या है ये स्लोप है इतना इसका। इसके बाद हम आते हैं ग्राफ तो हो गया है भिन्न भिन्न तापों पर वेग ध्यान विभिन्न तापों पर वेग ध्यान के देखिए ताप T पर मान ले रहे हैं ताप T पर वेग ध्यान कितना मान लेते हैं K है और ताप तथा माना ताप T पर कितना है और ताप या यहाँ T1 पर केवल मान लेते हैं ताप T2 पर मान लेते हैं कितना है ताप T2 पर K2 है ये है मान लेते हैं। तो अर्हेनियस समीकरण का लघुगणक रूप क्या है अर्हेनियस समीकरण का लॉगरिथमिक फॉर्म अर्हेनियस समीकरण के लघुगणक रूप से log के बेस 10 था log a बेस
बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर, ये नीचे 30। तो T1 पर K1 रखने पर इसमें तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा log K1 बेस 10, ये तो कांस्टेंट ही है, log A बेस 10 ये तो कांस्टेंट है, माइनस ई ए अपान 2.303 आर T1 हो जाएगा समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। और T2 पर K2 रखने पर कितना हो जाएगा, यहाँ के की यहाँ K2 रखना है और T की जगह कितना रखना है T2, आ जाएगा log K बेस 10, यहाँ K2 हो जाएगा इक्वल टू log A बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर T2, दोनों को हम घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2 से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा log, दिख रहा है यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, log हो जाएगा K2 बेस 10 माइनस log K1 बेस 10, ये दोनों तो कट ही जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये इतना, ये हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस, हो जाएगा इक्वल टू ई ए 2.303 आर दोनों में सेम ही है, तो ये जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये हो जाएगा। या फिर हम इसे क्या कर दे रहे हैं, इसी समीकरण को log m माइनस n है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो जाएगा log m माइनस n हो जाएगा log K2 अपान K1, बेस कितना है 10 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई ए अपान 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ये हो जाएगा। K2 पर और K1 में संबंध हो जाएगा। नोट कर सकते हैं।